गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज भी सीटेट 2014 के कुछ सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? एक मानचित्र का स्केल 1:10,000 दिया है। मतलब कोई मानचित्र में जो वस्तु 1 सेंटीमीटर दिखाया गया है, वास्तव में वह वैल्यू 10,000 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक। सवाल आगे क्या बोल रहा है? मानचित्रों पर एक जंगल को 10 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर की माप के एक आयताकार क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। इस जंगल का वास्तविक क्षेत्रफल किलोमीटर में क्या है? वास्तविक क्षेत्रफल। ठीक, वास्तविक क्षेत्रफल बोला है तो इस मान को भी हमें वास्तविक बना लेना होगा। तो चलिए 10 सेंटीमीटर जो मानचित्र में दिया है उसे वास्तविक वैल्यू में बदल लेते हैं। तो इसे 10,000 से गुना कर देते हैं। कितना होगा? 1 लाख। 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार 100 को भी वास्तविक वैल्यू में बदल लेते हैं। 100 को भी 10,000 से गुना कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, ये कितना होगा? 10 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि जो क्षेत्रफल है किलोमीटर में निकलना है। हमें वैल्यू क्या किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो चलिए सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलते हैं। इसके लिए हम क्या करना होगा? सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, और मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना। सेम इसी प्रकार उसमें भी पहले 100 से गुना मीटर में बदला, फिर 1000 से गुना किलोमीटर। यहाँ 3 जीरो कट गया, यहाँ 2 शून्य कट गया, बचा कितना? 1 किलोमीटर। सेम यहाँ 3 शून्य कट गया, यहाँ 2 बचा कितना? 10 किलोमीटर। जंगल किस रूप में है? आयताकार क्षेत्र के रूप में। तो चलिए आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई में वृत्त। हमारा कितना निकला है? लंबाई 10 किलोमीटर इंटू चौड़ाई 1 किलोमीटर। टोटल हुआ कितना? 10 किलोमीटर स्क्वायर। यह किस ऑप्शन में है? 3, मतलब 3 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? संख्या n को दुगुना करके उसमें y को जोड़ा जाता है। चलिए संख्या n को दुगुना कर लेते हैं और उसमें y को जोड़ देते हैं। सवाल आगे क्या बोल रहा है? इस परिमाण को 2 से भाग करके फिर उसमें वास्तविक संख्या n को घटाया जाता है। तो चलिए इस परिमाण को 2 से भाग देते हैं और उसे n को घटाते हैं। इससे कुछ नहीं है तो इसे 1 मान लेते हैं। तो इसका लॉसा निकलेगा तो 2n प्लस y 2 2n 2n कैंसिल आउट, बचा कितना? y बटे। तो किस में है? ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार अगला सवाल भी देख लेते हैं। चलिए सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। इसके हर और अंश का योग 91 है। चलिए देखते हैं। भिन्न क्या है? तुल्य है, मतलब 5/8 के साथ अगर ऐसा कोई संख्या गुना करें तो उनका योग हमें 91 मिल जाना चाहिए। तो चलिए पहले 5/8 के साथ 5/5 का गुना करके देखते हैं। कितना होगा? 5 5 25 और 5 8 40। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 75। और हमें चाहिए कितना? 91, मतलब ये नहीं होगा। चलिए अब 5/8 के साथ 7 से गुना करके देखते हैं। कितना होगा? 5 7 35 और 7 8 56। जोड़ेंगे तो 91 तो आ रहा है। तो चलिए इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सवाल क्या बोला है? इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? देख लेते हैं।
हर और अंश का अंतर कितना रहा 21 किसमें है ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है किसी बहुलक के फलकों की संख्या 6 है तथा शीर्ष की संख्या 8 है, इसके किनारे कितने किनारे हैं। तो चलिए फलक यानी फेस कितना दिया हो हमको 6, शीर्ष यानी वर्टेक्स 8 और क्या पूछा है किनारे यानी एज। हमें एज निकालने का फॉर्मूला पता है तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है फेस प्लस वर्टेक्स बराबर एज प्लस 2। फेस का मान कितना है 6, वर्टेक्स का मान कितना है 8, एज तो हमें निकालना है प्लस 2। इसे जोड़ेंगे तो 14 बराबर ई यानी एज प्लस 2। 2 साइड जाएगा तो ई बराबर 12। 12 किस में है ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। इस फार्मूला से आप फेस भी निकाल सकते हैं, वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं और एज तो हम निकाल ही दिए हैं। मतलब एक ही फार्मूला में तीनों काम हो जाता है, इसलिए इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है यदि 1957 से ए और 9 को घटाते हैं तो हमें 18 बी और 8 मिलता है, तब अंक ए और बी का योग है। सवाल को गौर से देखिए। सवाल क्या है 1957 से हमने घटाया ए और 9 तो हमें दिया गया है 18 बी और 8। जाहिर सी बात है कि 7 से तो 9 घटा नहीं है, मतलब कि यहाँ से कैरी किया होगा तब ये 17 बना, 17 से 9 गया तो 8। इसका मतलब है कि यहाँ भी वास्तव में 4 बचा है। सवाल को और गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि ऊपर 9 है जबकि नीचे कुछ माइनस नहीं हुआ, फिर भी यहाँ 8 बैठा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से भी हासिल लिया होगा तभी ना ये 8 बना है। तो ये कितना बन गया वास्तव में 14 और ये कितना बचा है 8। इससे साफ जाहिर होता है कि 14 में से हम लोग ने ए को जब घटाया तब हमें बी प्राप्त हुआ, यानी 14 बराबर ए प्लस बी। यही तो हमें बोला है ए प्लस बी का योग। ए प्लस बी का योग कितना 14। ऑप्शन किस में है बी यानी 2, तो 2 हमारा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो चलिए पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर हमें वैल्यू दिया गया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पी क्यू 4 सेंटीमीटर लिख दिए। पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। गौर से सुनिए, त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है त्रिभुज का जिस साइड बड़ा होता है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। यहाँ देखिए पी आर सबसे बड़ा साइड है तो जाहिर सी बात है कि क्यू एंगल सबसे बड़ा होगा क्योंकि उसके सामने है। और ऑप्शन में कहा क्यू सबसे बड़ा है ऑप्शन बी यानी बी हमारा राइट आंसर। हम जब बनाना सीख जाते हैं ना तो सवाल बहुत ही इजी से बन जाता है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रॉपर्टी को मतलब बेसिक चीज़ जानना बहुत जरूरी है। बेसिक चीज़ जब तक नहीं जानिएगा सवाल कठिन होते जाएगा, इसीलिए बेसिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एल एम एन में ए बी बराबर एल एम, ए सी बराबर एल एन और एंगल बी बराबर एंगल एम है। तो चलिए दो त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी और
LMN। त्रिभुज ABC, त्रिभुज LMN हमें दिया गया है AB बराबर LM, मतलब इस साइड बराबर है, आगे केवल है AC बराबर LN, और ए साइड बराबर है, और एंगल B बराबर एंगल M, यानी एंगल A और ये बराबर है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन इसमें होगा? त्रिभुज सर्वंगसम नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं। त्रिभुज अवश्य ही सर्वंगसम है। त्रिभुज सर्वंगसम होगा यदि एंगल B एक समकोण। तो पहले आप जान लीजिए कि सर्वंगसम होने का कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है, अगर दो साइड, त्रिभुज के दो साइड और उसका एक बीच का एंगल बराबर हो तो त्रिभुज सर्वंगसम होता है। दूसरा है, अगर त्रिभुज का दो एंगल और उसके बीच का साइड बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वंगसम होता है। तीसरा कंडीशन है, अगर त्रिभुज राइट एंगल हो और उनका हाइपोटेनस, मतलब दोनों का हाइपोटेनस सेम हो तो वो भी सर्वंगसम होगा। तो यह कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? दो साइड और बीच का एंगल तो बराबर है नहीं, और दो एंगल और बीच का साइड भी बराबर नहीं है। अगर हम इस त्रिभुज को राइट एंगल मान लेते हैं तो दोनों का हाइपोटेनस देखिए सेम है, मतलब कि 3 हमारा राइट आंसर। तो चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 35 मीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई है। तो चलिए पहले एक समलंब बना लेते हैं। समलंब बना लिए, A B C D, 4 नाम दे दिए। दो समानांतर भुजा, मान लिए A और B, बीच की दूरी क्या दी है? 20। हम जानते हैं कि समलंब में समानांतर भुजाओं की दूरी ही उसकी ऊंचाई होती है, तो इसे हम h मान लेते हैं। इनमें से हमें एक भुजा की लंबाई दी हुई है 35, तो चलिए a को 35 मान लेते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 720 दिया हुआ है, तो चलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ दो समानांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। क्षेत्रफल हम लोग का 720 दिया हुआ है, एक भुजा की लंबाई हमें दिया हुआ है 35, और भी तो भी ही रहेगा, h का मान है 20। 2 से काटेंगे तो 10 बचेगा। इस साइड कितना बचा? 720। 35 को 10 से गुना करेंगे तो 350 और प्लस 10b। 720 इस साइड है, 350 इस साइड लाएंगे तो माइनस में, और 10b। 720 से 350 माइनस होगा तो 370, इस साइड है 10b। एक शून्य कट जाएगा, मतलब b बराबर
37 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3, यानी 3 हमारा राइट आंसर। यदि 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 8 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें बोला गया है कि 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो है वो 10 है और विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना दिया हुआ 8। यह हम देख पा रहे हैं कि जो मोमबत्ती मतलब जितना दाम में हम 10 मोमबत्ती खरीदे थे उतने ही दाम में हम 8 मोमबत्ती बेच चुके हैं। मतलब 2 मोमबत्ती का हमें सीधा लाभ हुआ है, यानी लाभ 2 मोमबत्ती का लाभ हुआ है तो 2। इसका मतलब है कि हानि वाला आंसर तो होगा ही नहीं, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 नहीं होगा। अब गौर से सुनिए, अगर सवाल में रुपयों का कहीं भी जिक्र ना किया गया हो, लाभ या हानि का प्रतिशत हम विक्रय मूल्य से निकालेंगे। यहाँ सवाल में देखिए कहीं भी रुपये का जिक्र नहीं है, मतलब लाभ प्रतिशत जो हम लोग का है वो विक्रय मूल्य से निकालेंगे। मतलब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 2 और विक्रय मूल्य कितना है 8, तो 8 इंटू 100, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 25 100 और प्रतिशत तो रहेगा। यह किस में है? ऑप्शन 1, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल क्या है? आंकड़ों 7 6 7 9 8 8 10 8 के माध्यक बहुलक का माध्य निकालें। इस टाइप के सवाल में हम सबसे पहले सवाल को छोटे से बड़े के क्रम में बैठा लेंगे। तो सबसे छोटा क्या है 6, यानी 6 सबसे पहले, फिर 7 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे, फिर 8 कितना बार है 3 बार, तो 3 बार 8 लिख लेंगे, फिर 9, फिर 10। टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल संख्या हम लोग का कितना है 8। ठीक, हमें क्या बोला गया है मध्यक। ठीक, हम जानते हैं कि अगर सवाल में संख्या इवन हो तो माध्य जो है उनके बीच का 2 नंबर को 2 से भाग देने पर प्राप्त होता है। यहाँ बीच का नंबर कौन वाला है? दोनों ही 8, मतलब माध्यक क्या होगा 8 प्लस 8 बटे 2, यानी 8 ही होगा। अब क्या बोला है बहुलक। बहुलक का सीधा मतलब ये है कि जो संख्या बहुत बार आया हो। यहाँ कौन सा संख्या बहुत बड़ा है 8, तो मतलब बहुलक भी 8 ही होगा। अब आगे क्या बोला है माध्यक और बहुलक का माध्य है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है ऊपर में जितने संख्या को जोड़ना है, यहाँ तो माध्यक भी 8 है बहुलक भी 8 है, उसे उतना ही संख्या से भाग देना है। 16 बटे 2 काटेंगे तो 8। 8 किस में है ऑप्शन 2, यानी ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर। आप अगर गौर से देखे होंगे तो किसी भी सवाल में हमें 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा है, और हमें अगर एग्जाम पास करना है वो भी अच्छे नंबर से, तो ये 30 से 1 मिनट के अंदर ही हर सवाल को बनाना है। उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।